अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्क 302 के मिड टर्म के हवाले से लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। बहुत इजीली मैं इस पूरे लेक्चर को एक्सप्लेन करूंगी उर्दू में, ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने जहन में बिठा सकें, और इससे क्या होगा कि इससे आप अपने एग्जाम में खुद अपने वर्डिंग में अच्छा आंसर्स लिख सकेंगे, और साथ ये कि एमसीक्यूज में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे मेरे लेक्चर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ, पीपल्स इन इंडिया अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आज हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें इस रीजन की ज्योग्राफिकल पोजीशन को समझना जरूरी है। सब कॉन्टिनेंट एशिया का हिस्सा है। इसके नॉर्थ साइड पर हिमालय माउंटेन्स मौजूद है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी सिलसिलों में शामिल है। इन पहाड़ों की वजह से ये रीजन जो है ये बहुत ज्यादा ठंड से महफूज रहता था, वरना यहाँ का वेदर जो है वो चाइना और रशिया जैसा सख्त सर्द हो सकता था। ठीक है, ये माउंटेन्स जो है वो डिफेंसिव वॉल की तरह भी काम करते थे, जिसकी वजह से नॉर्थ साइड से अटैक्स लिमिटेड रहते थे। लेकिन फिर भी हिस्ट्री में कुछ इन्वेडर्स नॉर्थ से ही एंटर हुए, जैसे आर्यंस, जो तकरीबन 1700 से 1500 बीसीई के दरमियान सब कॉन्टिनेंट में आए। साउथ साइड पर इंडियन ओशन मौजूद है, जो ट्रेड और डिफेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये ओशन दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स को कनेक्ट करता था, और इसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना। वेस्ट साइड पर वो इलाका है जहां आज पाकिस्तान मौजूद है, और ये मुस्लिम वर्ल्ड का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, जो मिडिल ईस्ट और अरेबियन सी से कनेक्ट होता है। ठीक है, ईस्ट साइड पर चाइना, इंडो चाइना और जापान जैसे इलाके मौजूद हैं। इस तरह सब कॉन्टिनेंट एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस और मल्टी लिंगुअल रीजन रहा है, जहां मुख्तलिफ लोग और कल्चर्स साथ रहते थे। इस रीजन में इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से हमेशा सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि जब लोग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें कंट्रोल और यूनाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सिस्टम जरूरी होता है। इसी वजह से हिस्ट्री में अक्सर सेंट्रलाइज्ड रूल को इम्पोर्टेंस दी गई। अगर हम पाकिस्तान को समझना चाहते हैं, तो हमें सब कॉन्टिनेंट की हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को 3 मेजर पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है: एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। हर पीरियड का अपना एक खास रोल और कंट्रीब्यूशन रहा है। एंशिएंट इंडिया का पीरियड उन लोगों से रिलेटेड है जो सबसे पहले इस रीजन में आए, जैसे आर्यंस और द्रविडियंस। आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए और नॉर्थ रीजन में सेटल हो गए, जबकि साउथ साइड पर द्रविडियंस पहले से रहते थे। इस तरह इंडिया 2 मेजर रेसेस का कॉम्बिनेशन बन गया, यानी आर्यंस और द्रविडियंस का। आर्यंस पहले अपने साथ हिंदू रिलीजन, संस्कृत लैंग्वेज और कास्ट सिस्टम जो है वो लेकर आए थे। ठीक है, आर्यंस फर्स्ट थे इसमें। एंशिएंट इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये थी कि ये एक एग्रेरियन सोसाइटी थी। एग्रेरियन सोसाइटी यानी एग्रीकल्चर पर बेस्ड सोसाइटी थी। ठीक है, ज्यादातर लोग गांव में रहते थे और खेती बाड़ी उनका मेन ऑक्यूपेशन था। इस सोसाइटी में फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, और घर के बुजुर्ग अफराद को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। इस पीरियड का एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम कास्ट सिस्टम था, जिसने सोसाइटी को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। कास्ट सिस्टम में 4 मेजर कास्ट जो हैं वो शामिल थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स थे, जो रिलीजियस लीडर और प्रीस्ट थे। उनका काम रिलीजियस मैटर्स को हैंडल करना था और लोगों को रिलीजन के मुताबिक गाइड करना था। दूसरी कास्ट जो है वो शास्त्रियास की थी, जो वॉरियर्स और रूलर्स थे। ये लोग लैंड को कंट्रोल करते थे और स्टेट अफेयर्स जो है वो चलाते थे। तीसरी कास्ट जो है वो विशास की थी, जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे और फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करते थे। सबसे नीचे जो है ना वो द्रविडियंस थे, जिन्हें शूद्रास या अनटचेबल कहा जाता था और उन्हें इंफीरियर समझा जाता था। ठीक है, अछूत या नहीं कहा जाता था। एंशिएंट इंडिया का एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम पंचायत सिस्टम था। पंचायत एक लोकल काउंसिल होती थी, जिसमें 5 लोग शामिल होते थे। ये लोग गांव के डेली अफेयर्स और डिस्प्यूट्स को मैनेज करते थे। आज जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसकी फाउंडेशन जो है वो इसी पंचायत सिस्टम से ली गई थी।
लैंग्वेज भी एंशियंट पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट थी। आर्यंस अपने साथ संस्कृत लैंग्वेज लाए जो नॉर्थ रीजन की लैंग्वेज बन गई, जबकि साउथ साइड पर तमिल और मलयालम जैसी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती थी। इसी वजह से रीजनलिज्म डेवलप हुआ और लोग लैंग्वेज की बेस पर डिवाइड होने लगे। ठीक है। इसके बाद है मिडीवल। मिडीवल इंडिया का पीरियड तकरीबन 1000 साल तक चला और इस पीरियड में मुस्लिम्स मुख्तलिफ हिस्सों से सब कॉन्टिनेंट में आए थे, जैसे तुर्क्स, अफगान, पर्शियंस और मुगल्स। इन सब की अलग अलग कौमें और कल्चर्स थे, लेकिन इन सब का एक कॉमन रिलीजियस वैल्यू सिस्टम था और वो था इस्लाम। इस्लाम असल में अरब्स के जरिए जो है वो सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। ये लोग अपने साथ इस्लाम और अपनी कल्चर्स लेकर आए। इन लोगों की वजह से सोसाइटी रूरल से अर्बन सोसाइटी की तरफ शिफ्ट होने लगी, यानी शहरों की डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुई। इस पीरियड में इस्लाम जो है वो बहुत तेजी के साथ फैला। लोग मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा बनने लगे और एक नई आइडेंटिटी जो है वो डेवलप हुई। इस दौर में उर्दू लैंग्वेज भी डेवलप हुई जो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई। पर्शियन लैंग्वेज भी एक लंबे अरसे तक ऑफिशियल लैंग्वेज रही, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दी। आम तौर पर हम समझते हैं कि इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त आया जब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध आए। इसी वजह से सिंध को डोर ऑफ इस्लाम कहा जाता है। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये भी बताते हैं कि मुस्लिम्स मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले ट्रेड के लिए सब कॉन्टिनेंट में आए थे और बंगाल के इलाके में सेटल हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम्स पहले बंगाल में आए थे, फिर बाद में सिंध और दूसरे इलाकों में उनका इन्फ्लुएंस फैला। जब इन्वेजन्स का सिलसिला शुरू हुआ तो नॉर्थ का रास्ता खुला, जिससे मुस्लिम्स पंजाब के जरिए साउथ की तरफ भी फैल गए। अगर हम नामों की एग्जाम्पल देखें तो साउदर्न एरियाज में ज्यादा अरबिक स्टाइल नेम्स मिलते हैं, जैसे नूरुल इस्लाम, अबू सलाम, शफील रहमान और जियाउर रहमान वगैरह। जबकि नॉर्दर्न साइड खास तौर पर पंजाब में पर्शियन स्टाइल नेम्स जो है वो मिलते हैं, जैसे जावेद, परवेज और नसरीन। ठीक है। इससे ये पता चलता है कि अरब ज्यादा बंगाल और साउदर्न एरियाज में सेटल हुए, जबकि पर्शियंस जो हैं वो पंजाब में ज्यादा सेटल हुए। हिस्टोरिकल फैक्ट्स कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा रीजन सबसे पहले मुस्लिम इन्फ्लुएंस में आया, लेकिन फिर भी सिंध को जो है वो बाबुल इस्लाम, डोर ऑफ इस्लाम जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से अपनी इन्वेजन, सिंध से अपनी जो फतुहात थी वो शुरू की और वहां अपनी गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की। मुस्लिम्स ने हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और एक नई कल्चर की वेव इंट्रोड्यूस हुई। मुस्लिम इन्वेडर्स सिर्फ इस्लाम ही नहीं लाए बल्कि अपने कल्चर्स भी साथ लाए। धीरे धीरे तुर्किश, पर्शियन और अफगान आइडेंटिटीज कमजोर हो गई और एक नई आइडेंटिटी डेवलप हुई जिसे मुस्लिम कम्युनिटी कहा गया। लोग अपने आप को तुर्किश या पर्शियन कहने के बजाय हिंदुस्तानी मुस्लिम कहने लगे थे। इसी प्रोसेस के दौरान एक नई कल्चर डेवलप हुआ और शाहजहां के दौर में उर्दू लैंग्वेज भी डेवलप हुई। आज हमारे लिए ये बताना मुश्किल है कि खाने जैसे बिरयानी और कोरमा या ड्रेसेस जैसे शलवार कमीज असल में तुर्किश, पर्शियन या अरेबिक है, क्योंकि ये सब कल्चर्स मिक्स होकर एक नई मुस्लिम कल्चर जो है ना वो बन गए थे। मसालों के इस्तेमाल की वजह से मुस्लिम फूड हिंदू फूड से अलग हो गया। इस दौर में कुछ सेक्टेरियन सिस्टम भी डेवलप होने लगे, जिनमें कुछ इंटरनल थे और कुछ बाहर से आए, जैसे शिया सुन्नी या वहाबी सेक्ट्स वगैरह। ठीक है। आगे जो है ना वो हम बात करते हैं अथॉरिटेरियन रूल्स की सुपरमेसी की। जैसे एंशिएंट पीरियड में अथॉरिटेरियन सिस्टम था, बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम कॉन्करर्स ने भी इंडिया में मोनार्कियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया। इस सिस्टम में पावर एक रूलर के हाथ में होती थी और उसकी अथॉरिटी सब पर होती थी। रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो एंशिएंट इंडिया में था वो मिडीवल पीरियड में भी कंटिन्यू रहा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस आए। एंशिएंट इंडिया में सिर्फ 2 मेजर रीजन्स थे, यानी नॉर्थ और साउथ, लेकिन मुगल एरा में रीजन्स की तादाद बढ़कर 4 हो गई। साउथ बंगाल, पंजाब और सेंट्रल रीजन जिसमें दिल्ली और आगरा शामिल थे। इसी रीजनल डिवीजन की वजह से बाद में ब्रिटिश इंडिया ने जब अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया तो उन्हें हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फाउंडेशन को मद्देनजर रखकर इंडिया को फेडरल स्टेट की तरह ऑर्गेनाइज करना पड़ा। मुगल पीरियड में हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी
پھیلا ہوا تھا اور مغلز کی ایفرٹ کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ سلولی ایک یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرح ڈیولپ ہونے لگا تھا. اس دور میں پرشین لینگویج کافی عرصے تک آفیشل لینگویج رہی اور یہ 1855 تک آفیشل لینگویج بنی رہی. بعد میں برٹش نے پرشین کی جگہ انگلش انٹروڈیوس کر دی. پرشین کے بعد جو نئی لینگویج ڈیولپ ہوئی وہ اردو تھی, جو اس خطے کی ایک امپورٹنٹ لینگویج جو ہے وہ بن گئی. اردو لینگویج اور مسلم کلچر کی کمبینیشن نے اسلامک کمیونٹی کو اور زیادہ اسٹرانگ بنایا. اردو مسلمز کی ایک ڈسٹنگوشنگ آئیڈینٹی بن گئی. میڈیول انڈیا کا لاسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن جو ہے وہ آئیڈیولوجی تھی. اس پیریڈ میں مسلمز کا ریلیجن پر ریلائنس بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. اس وجہ سے ہندوز میں جالسی اور ایکسٹریمزم پیدا ہوا اور ہندوز نے اپنے آپ کو مسلم سے الگ رکھنا شروع کر دیا, حالانکہ وہ 1000 سال تک مسلمز کے رول میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, اس آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے میں دو بہت امپورٹنٹ پرسنالٹیز نے اپنا کردار ادا کیا, جن میں مجدد علی ثانی اور شاہ ولی اللہ شامل ہیں. ان دونوں کی ایفرٹس کی وجہ سے اسلامک آئیڈیالوجی کو نئی اسٹرینتھ ملی اور مسلم آئیڈینٹی اور زیادہ اسٹرانگ ہوئی. ماڈرن انڈیا کا پیریڈ جو ہے وہ اس وقت شروع ہوا جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سب کانٹیننٹ میں آئی. برٹش اپنے ساتھ ویسٹرن کلچر, ویسٹرن ایجوکیشن, انگلش لینگویج اور ماڈرن ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے وہ لے کر آئے. انہوں نے پنچایت سسٹم کو دوبارہ انٹروڈیوس کیا اور بیوروکریسی سسٹم کو ڈیولپ کیا. برٹش نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو 3 لیولز میں ڈیوائڈ کیا: سینٹرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ. اسی پیریڈ میں ہندو اور مسلم کمیونٹیز کے درمیان کانفلکٹس بھی بڑھ گئے. ان کانفلکٹس کی وجہ سے مسلمز کو اپنی الگ آئیڈینٹی کا احساس ہوا اور آخرکار پاکستان ایک سیپریٹ کنٹری کی صورت میں سامنے آیا. ٹھیک ہے, اس لیکچر کا اوور آل کنکلوژن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری مختلف سیولائزیشنز کا کمبینیشن رہی ہے. اینشنٹ پیریڈ نے کاسٹ سسٹم اور ایکریرین سوسائٹی تھی. میڈیول پیریڈ نے اسلامک کلچر اور اردو لینگویج تھی, اور ماڈرن پیریڈ نے ویسٹرن ایجوکیشن اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا. یہ تمام ڈیولپمنٹس مل کر آج کے ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری اور آئیڈینٹی کو شیپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر یہیں مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی سوالات, کوئی ڈاؤٹس, کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو ٹائملی رسپانس دینے کی. چینل سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ, تاکہ میری تمام امپورٹنٹ جو اپڈیٹس ہیں, لیکچرز, MCQs, شارٹ کوسچن آنسرز, یہ سب آپ تک ٹائملی پہنچتا رہے. لیکچر پسند آیا تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.